Good morning students. Today I will teach you chapter 11 जंतुओं और पादप में परिवहन। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा जंतु और पादप में परिवहन। अब जंतु और पादप जो होते हैं हमारे अधिकांश जो जंतु होते हैं उनके शरीर में प्रवाहित होने वाला जो रक्त होता है, प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। अब हमारी स्टडी करेंगे परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां किस प्रकार काम करती हैं। अपना जो हमारी धमनियां होती हैं हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों को रक्त ले जाने का काम करती हैं। इसी तरह से पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां उन्हें बाहर निकाला जा सके। आप जानते हैं यह कैसे संभव होता है? तो देखिए आप इस चित्र द्वारा देख सकते हैं। इस चैप्टर में स्टडी करेंगे अब पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में, जिसे हम देख रहे हैं हृदय और रक्त वाहिनी। ये हमारी रक्त वाहिनी जिसमें रक्त होकर के जाता है, वो हमारी संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। अब व्हाट इज परिसंचरण तंत्र? 11.1 पर आ जाइए। परिसंचरण तंत्र यानी रक्त। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को शुद्धांत यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक द्रव है हमारा जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं चलती हैं। रक्त का तरल भाग जो होता है वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती है लाल रक्त कोशिकाएं जिनको कहते हैं आरबीसी, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल भी होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिनको हम कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट कलर की जो होती हैं, जिसको कहते हैं हम WBC। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आपको कोई चोट लगती है, आप कोई बिना दवाई लगाए भी उसके ऊपर एक खुरन टाइप से आता है, सूखने लगता है और चोट स्वतः ठीक भी हो जाती है। तो रक्त का थक्का बन जाना उसमें अनेक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें हम पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त वाहिनियां शरीर के विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंत्य श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। इसके साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं धमनी और शिरा। अब धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। तो हम ध्वनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे।
तो एक्टिविटी 11.1 में आ जाइए। अपने दाहिने हाथ की मध्य तर्जनी उंगली को अपनी वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन या कोई धक-धक करती हुई गति महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद यानी कि नब्जमारी कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण ही होता है। देखिए कि एक मिनट में कितनी बार रक्त स्पंदन होता है। आप इस तरह से अपने हाथ को पकड़ के कलाई में नाड़ी स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट तक होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। आप इसके लिए अपने क्लासमेट के साथ भी कर सकते हैं और एक सारणी बना सकते हैं कि भाई यहाँ पे अपनी फैमिली का या फ्रेंड का किसी का नाम लिखें और किसकी नाड़ी स्पंदन के टाइम क्या रहा है। तो वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध कर रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, वे शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। चित्र 11.3 में देखिएगा कि आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं में को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती है। अब हृदय क्या है हमारा? हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में लगातार काम करता रहता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है। क्या यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है? फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। हम हृदय के बारे में और कुछ जानकारी आगे भी प्राप्त करते रहेंगे। हृदय हमारा वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका होता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होगा। लेकिन सोच के देखिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाएं तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलंब कहलाते हैं। कक्षों के बीच का जो विभाजन होता है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। स्टूडेंट्स, आप सभी को अपनी नोटबुक में हृदय का सुंदर रेखांकित चित्र बनाना है। ये नेम भी सबको लिखने हैं, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुकरण कीजिएगा। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय को में फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई देगी। जड़ों में वह शेष शरीर में पंप कार्य करता रहता है। तो आपको ये चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है। इसी के साथ चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आई होप सभी को अच्छे से बुक रीड करने की प्रैक्टिस हो गई होगी और वो वीडियो को वॉच करते रहेगा। थैंक यू एवरीवन।